गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रजनीश शर्मा कोणार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यहाँ पर हम मैथमेटिक्स के सेट्स कर रहे थे जिनमें 20 से 22 प्रश्न लगभग हम हर रोज़ कर रहे हैं। और ये जो पीडीएफ है इसको पीडीएफ हमने पहले से दे रखी होती है, तो जिन लोगों ने भी इस पीडीएफ को पहले से सॉल्व कर लिया है, तो जिनको भी इस पीडीएफ में जो भी दिक्कत रही हैं उनको आप यहाँ पर देख रहे हैं। और जिन लोगों के पास पीडीएफ किसी भी वजह से अवेलेबल नहीं हो पा रही है, उनको नहीं मिल रही है, तो वो लोग यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को ही समझ सकते हैं। और आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि हर वीडियो में हर प्रश्न पे जैसे ही प्रश्न आता है, जैसे ही प्रश्न चेंज किया जाता है, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, रोक लीजिए और उसके बाद अपना जितना भी जोर हो सकता है उस सवाल पे लगा लीजिए। आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा और जैसे ही सॉल्व हो जाता है उसके बाद आप आगे उसको प्ले कर लीजिए और उसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप में से अगर कोई भी चैनल पर नया है इस समय, जो फर्स्ट टाइम देख रहा है, या फिर आप पहले से व्यूअर हैं लेकिन आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और अगर वीडियोस ठीक लगते हैं तो लाइक भी कर दिया करें। चलिए, खैर यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है और देखिए टारगेट हमने आपको पहले ही बता दिया था। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ भी है सामने। इस समय फ़िलहाल हम जेल पुलिस, एसआई और डीपी यानी कि दिल्ली पुलिस और लेखपाल का जाने अनजाने में हो सकता है बहुत जल्दी कहीं इसका एग्ज़ाम आ जाए, तो इस वजह से इसको भी हम टारगेट कर रहे हैं। लगभग उसी टाइप के सारे क्वेश्चंस ले रहे हैं। एनटीपीसी के लिए भी इस वाली क्लास में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे और बहुत ही अच्छा कलेक्शन है। इसमें 2-3 प्रश्न तो बहुत ही लाजवाब हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे प्रश्न यहाँ पर शामिल हमने किए हैं। फ़िलहाल एक ऐसा क्वेश्चन है आपके सामने जो प्रश्न आप पहले कर चुके हो। जिन लोगों ने इस जो हमारी सीरीज़ स्टार्ट हुई थी, जिन्होंने फर्स्ट वाला जो चैप्टर था, अगर उन्होंने देखा होगा तो ये जो क्वेश्चन है शायद फर्स्ट में रखा था या एवरेज में, मुझे इतना अच्छे से ध्यान नहीं है, लेकिन सेम यही क्वेश्चन आप इस पहले भी कर चुके हो। ठीक है, देखते हैं। 5 संख्याओं का औसत 7 है। ठीक है, आप में से कई लोग ऐसा सोच सकते हैं कि 5 संख्याओं का औसत 7 है तो ये हो गई 5 संख्याएं और इसके बाद कुछ और संख्याएं शामिल करने पर संख्याएं 8 हो जाती हैं, तो ये हो गई 8 संख्याएं। अगर आप इस तरीके से कर रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं, क्योंकि इस तरीके से हम तब करते हैं जब उसने ये बोला होता है कि 5 क्रमिक संख्याएं, 5 लगातार संख्याएं, 5 सम संख्याएं, 5 विषम संख्याएं, इस तरह से जब दिया होता है जहां पर क्रमिक शब्द आ जाता है, सतत या लगातार शब्द आ जाता है, तब हम ये काम करते हैं। तो यहां पर हम ऐसे नहीं कर सकते। हालांकि बहुत सिंपल सा प्रश्न है। 5 संख्याओं का एवरेज 7 है, मतलब 5 सत्ते 35। जो भी संख्याएं हैं, छोटी बड़ी कुछ भी संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन 5 संख्याओं का टोटल 35 है। इसमें 3 संख्याएं और शामिल कर ली गई। उसने कहा है 8 संख्याएं जब हो जाती हैं तो इनका एवरेज कितना हो जाता है, 8.5 हो जाता है। दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 × 64 हो जाएगा, 8 × 5 = 40 यानी कि 68 हो जाएगा ये। तो देखिए यहाँ से जब तक ये 5 संख्याएं थी टोटल कितना आ रहा था, 35 आ रहा था। जैसे ही 3 संख्याएं हमने और ऐड की तो यहाँ पर टोटल कितना आया, 68 आया। तो यहाँ से हमें पता चला कि उन 3 संख्याओं का टोटल, उन 3 संख्याओं को शामिल करने से यहाँ पर टोटल में 33 की वृद्धि हो गई थी, यानी वो 3 संख्याएं 33 के बराबर थी। तो उन तीनों संख्याओं का एवरेज कितना था, 11, यानी कि 11। यहाँ पर देखिए 3 11 3 33 हो जाएगा। एकदम सिंपल सा प्रश्न था। और सबसे बड़ी बात यह कि एक ऐसा प्रश्न यहाँ पर आ गया जो हमने सेम प्रश्न पहले भी किया हुआ है, एक्सरसाइज में किया था और यहाँ पर ये प्रैक्टिस सेट में भी डाल दिया गया। चलिए, इसके बाद एक अगला सवाल देखिए आपके सामने है। 8 क्रमिक संख्याओं का एवरेज 6.5 है। ये देखिए थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचिए। अभी मैंने कलम नहीं चलाया, ना ही कुछ बताया। आप सोच सकते हैं 8 क्रमिक संख्याओं का एवरेज कितना दिया है, 6.5 है। उनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का एवरेज क्या होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 6.5 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ऐसा, जब 8 संख्याओं का वो एवरेज दे रहा है। और हम हमेशा क्या करते हैं, जब क्रमिक संख्याओं की बात हो रही है, अगर क्रमिक संख्याओं की हम बात करें तो हमेशा हम क्या करते हैं, एवरेज निकालने के लिए पहली प्लस आखिरी बटे 2 कर देते हैं, निकल आता है। तो यहां पर भी तो वो यही कह रहा है कि 8 संख्याओं का एवरेज 6.5 है, उनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी यानी पहली और आखिरी दोनों का बताइए। तो जो इसका एवरेज 6.5 है, ये एवरेज पहली प्लस आखिरी बटे 2 के बराबर भी होगा। यही पूरी संख्या का एवरेज रहेगा। आप चाहें तो इसे इस तरह से भी लिख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, आप यहां पर बीच में रख सकते हैं कितना, 6.5।
भाई अगर 6.5 बीच में रखोगे तो इसे 6 और इसे 7 रखना पड़ेगा। क्रमिक संख्याएं कह रहा है, ये 8 हो जाएगी, ये 9 और ये कितनी हो जाएगी 10, ये 5 4 3। तो फिर क्या करोगे भाई, पहली प्लस आखिरी यानी सबसे छोटी सबसे बड़ी, दोनों का योगफल बटे 2 करोगे फिर भी तो आएगा 6.5। समझने वाली बात यह है कि जो 8 संख्याओं का एवरेज है, क्योंकि संख्याएं क्रमिक हैं तो इसको निकालने का हमारे पास दूसरा ये भी तो मेथड होता है, पहली प्लस आखिरी बटे 2। और कहीं ना कहीं ये यही तो कहना चाह रहा है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे छोटी पहली हो जाएगी, सबसे बड़ी आखिरी संख्या हो जाएगी। अगर उनका एवरेज भी हम निकालेंगे तो इन्हीं 8 के एवरेज के इक्वल ही आएगी, इसमें कोई एवरेज चेंज थोड़ी हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। देखिए सेट करने का तरीका तो यही होता है कि या तो आप पहले से उसको सॉल्व करें, अन्यथा यहाँ पर जैसे ही आप वीडियो देख रहे होते हैं तो वीडियो को एक बार आप रोक दीजिए और पहले प्रश्न को अपने आप पढ़िए। ठीक है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं ले सकते, आपको यहाँ पता चला 1 घंटे में 7-8 ही सवाल करा रहे हैं, तो ऐसा तो फिर बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा, आपके मोबाइल के डाटा के लिए भी अच्छा नहीं रहेगा, बेकार ही हो जाएगा। मतलब बहुत सारे टाइम में हम कम चीज़ें कर पाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिलहाल देखिए सवाल को समझ लीजिए। यहाँ पर सवाल क्या दिया है, एक परीक्षा के 100 छात्रों की औसत प्राप्तांक की गणना में उसका सारणीयक गलती से 86 की जगह 68 अंकित कर दिया गया। देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्लो, जैसा हम पिछली क्लासेस को कर रहे हैं उससे थोड़ा स्लो, लेकिन कोशिश ये करिए कि जब मैंने ऐसे सवाल का एक मेथड आपको बताया था कि हम ऐसे सवाल को ओरल कर सकते हैं, ओरल से मेरा मतलब होगा नाम मात्र के लिए अगर कलम चलाते हैं तो ठीक है, और वो मैं आपकी वजह से चलाता हूं जिससे आप समझ सकें कि सर जो पढ़ा रहे हैं वो चीज़ समझ में आ रही है नहीं आ रही है, फंसती रहे। ठीक है, अदरवाइज चलाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए 86 की जगह पे 68 अंकित कर देता है। अगर 86 की जगह पे 68 अंकित कर देता है मतलब वो कम अंकित कर देता है। कितना? 18। देखिए 86 से 18 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 68, यानी कि उसने 18 कम कर दिया बिना वजह, तो 18 जोड़ना पड़ेगा। पहली बात 18 जोड़ेंगे तो ये जो 18 है ये 100 लोगों पे कितना इफेक्टिव रहेगा? 0.18 इफेक्टिव रहेगा। तो इतना हमें जोड़ना पड़ेगा। किसमें जोड़ना पड़ेगा? पुराने वाले एवरेज में। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 58.18। एकदम सिंपल सी बात है भाई, जिसने पहले पढ़ा होगा, ऐसे हमने 3-4 सवाल ले रखे थे जब हमने ये चैप्टर पढ़ाया था, और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, पिछले 10 से 12 दिन पहले ये चैप्टर शायद खत्म हुआ है, तो उसमें आपने पढ़ा होगा। इसको क्या पढ़ाया था हमने? 100 छात्र हैं और उनमें से किसी एक बच्चे का 86 की जगह 68 ले लिया गया, मतलब कम ले लिया गया, यानी कि हमें कुछ जोड़ना पड़ेगा इसमें अशुद्धि को दूर करने के लिए, क्योंकि वास्तविक प्राप्तांक का औसत यहां से हमसे पूछा गया है, तो जोड़ना पड़ेगा। कितना? 18 जोड़ना पड़ेगा। लेकिन वो 18 100 बच्चों पे क्या इफेक्ट डालेगा? तो 100 बच्चों पे 18/100 के बराबर इफेक्ट डालेगा, मतलब 0.18 के इक्वल इफेक्ट डालेगा। किस पे? एवरेज पे। तो एवरेज पहले से कितना है, उसमें 0.18 को आप जोड़ दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों में अब आप आगे से कभी भी कलम नहीं चलाएंगे, हमेशा ध्यान रखिए। ऐसे प्रश्नों को आप बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हो। ये भी देखिए हमने एक इकलौता सवाल लिया, हालांकि हमने एक्सरसाइज जब पढ़ाई थी आपको तो ऐसे 3-4 सवाल हमने लिए थे, लेकिन यहाँ पर इकलौता सवाल है, इसी सवाल में सारी चीजें समझ सकते हो और ओरल आंसर निकालना है भाई। यहाँ पर देखो ओरल ही निकालना है, आपको सिखा चुके हैं हम पहले से। एक बल्लेबाज का 11 इनिंग का एक निश्चित औसत है। एक बल्लेबाज का 11 इनिंग का एक निश्चित औसत है। उस बल्लेबाज ने 12वीं इनिंग में 90 रन बनाए और उसका रन औसत 5 रन कम हो गया। देखिए 12वीं इनिंग यानी कि 12 इनिंग से 12 पारी खेलने से उसका एवरेज 5 कम हो जाता है, यानी कि 12 पंजे 60 रन कम हो गया। टोटल पे कितना कम हो गया भाई? उसने 11 पारियों में उसका जो भी एवरेज था 200, 250, 1000, 1500 कुछ तो रन बनाए होंगे उसने। तो वहां पर क्या हुआ, जब इसने 90 रन मारे 12वीं पारी में, तो 12 पारियों का एवरेज 5 कम हो गया, यानी कि 12 पंजे 60 रन इसने एवरेज से कम लगाए। कितने लगाए हैं? 90। और अगर ये 60 कम है एवरेज से, इसका मतलब एवरेज तो 90 से 60 ज्यादा रहा होगा। कितना रहा होगा 11 इनिंग का? 150। और ये कह रहा है 12 इनिंग के बाद उसका एवरेज बताइए, तो 150 था 11 का, तब से 5 कम हो चुका है, तो अब कितना हो चुका है? 145।
देखिए मैं ये पढ़ा चुका हूं, मैं ये मानता हूं कि आपने पिछली सारी क्लासेस अगर मेरी सीरियसली ली है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। बाकी लोगों को, हर किसी को ये चीज़ समझ में नहीं आई होगी। तो उन लोगों के लिए बस यही है कि बार बार मैं ये सोचता रहूं कि आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा। तो ऐसे तो बहुत जल्दी हमारा एग्ज़ाम आ जाएगा हाथों में, किसी दिन आपके पेपर होगा और यही सब ऐसे ही चलता रहेगा। सुधरना तो पड़ेगा। जो लोग सुधर चुके हैं, जो लोग पहले से लगे हुए हैं, उनको समझ में आ रहा होगा। कितने लोगों को समझ में आ गया यहाँ पे? ऐसा कौन है जिसको नहीं आया? सभी को आ गया? चलिए अच्छी बात है। ऑनलाइन वाले जितने बच्चे हैं वो लोग भी बताएं एक बार किस किस को समझ में आया। ये जो सवाल था अब तक जो हमने बताया, आपको समझ में आया कि नहीं आया? और मेथड इसका यही अच्छा है, सबसे बेस्ट मेथड है जो आप कर रहे हो। भाई आपको कलम नहीं चलाना पड़ रहा है, और क्या लोगे? ऐसे ही आंसर आ रहा है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। 11 इनिंग का कोई भी एवरेज रहा होगा, 12वीं इनिंग में 90 रन बनाए और एवरेज 5 कम हो गया, यानी कि 12 पंजे 60। इस बार एवरेज से 60 रन कम बनाए, ठीक है। और बनाए कितने हैं? 90। अगर ये 60 रन कम बनाए हैं, इसका मतलब इसका एवरेज क्या रहा होगा? 90 प्लस 60 150 रहा होगा। और अगर 150 एवरेज पिछला था, तभी तो 60 रन कम करके 90 बनाए हैं। तो 150 तो इसका 11 इनिंग का था, तो 12वीं इनिंग के बाद क्या बदलाव आया? 5 कम हो गया। अगर उसने 11 इनिंग का पूछा होता तो आंसर ये हो जाता, लेकिन उसने 12 इनिंग के बाद पूछा है, 12 पारी के बाद पूछा हुआ है, तो 12 पारी के बाद तो पहले से 5 और कम हो चुका है। कहा गया यहां पर, ये आंसर हो गया। कलम चलाने की जरूरत ही नहीं है, तो चलाएंगे ही क्यों? जिस समय एक्सरसाइज की थी हमने ऐसे बहुत सारे सवाल किए थे। ये देखो यहां पर एवरेज में इस सवाल को डाला गया है। ये आपका समय दूरी चाल का भी सवाल हो सकता है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये जितनी बार आप इस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। सबसे बड़ी बात ये कि ये जो प्रश्न है, सेम जो यहां पर मैंने लिखा हुआ है, सेम यही प्रश्न सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है अब तक के इतिहास में। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा अगर कोई सेम प्रश्न रिपीट हुआ है तो वो ये वाला प्रश्न है, ठीक है। सेम यही प्रश्न। और जहां आप इस तरह का एक सवाल देखेंगे कि एक मोटर कार एक निश्चित दूरी तक 60 की स्पीड से जाती है, 40 की स्पीड से वापस आती है, दोनों मतलब पूरी यात्रा में लिए गए समय, ठीक है, पूरी यात्रा में जो भी चाल उसकी रही है उसकी औसत चाल हमें बतानी है, तो आंसर आप सीधा ये लगा सकते हो। लेकिन इसके लिए हमने आपको मेथड क्या बताया था वो समझ लीजिए। क्या बताया था? जब किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी भी स्पीड से, यहां पर किस स्पीड से गया? 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और वापस किस स्पीड से आया? 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में औसत चाल बतानी है, और उसके लिए हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे? 2x/x प्लस y, ठीक है। लगा सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। 2 इंटू एक्स की जगह आप 40 और 60 लगा दो, x और y दोनों का योगफल लिखोगे तो 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 6 चौक 24 दूनी 48 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर एवरेज का भी सवाल मान सकते हो, क्योंकि औसत चाल ही पूछी गई है। दोनों चैप्टर्स में आता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला देखिए, एक सवाल और आया यहाँ पर डिफरेंट चालें हैं, लेकिन डिफरेंट डिस्टेंस भी दे रखी है, दूरियां भी अलग अलग दी हुई हैं। एक व्यक्ति 30 मिनट में, लेकिन बहुत ही सिंपल सा सवाल है, उससे भी ज्यादा एकदम बच्चों वाला सवाल हो गया। एक बार बता दो तो छठी क्लास चौथी क्लास का बच्चा कई सवाल एक बार जरा देर में कर देगा। एक व्यक्ति 30 मिनट में 2000 मीटर जाता है, 40 मिनट में 1500 मीटर जाता है और 10 मिनट में 500 मीटर जाता है। तो बताइए उसकी कुल यात्रा का औसत कितने मीटर प्रति मिनट होगा? देखिए सबसे बड़ी फेवर वाली बात यह हो गई, मीटर और मिनट, कुछ भी चेंज नहीं कराया उसने, ना सेकंड लाया ना किलोमीटर लाया। तो औसत चाल क्या होती है? कुल दूरी। देखिए एवरेज चाल जो होती है वो कुल दूरी बटे कुल समय होती है। क्या होती है? कुल दूरी बटे कुल समय। तो एकदम सिंपल सा एक सवाल यहां से बना। कुल दूरी देखिए 2000 और 1500 और 500 सब मिला के कितनी हो जाएगी? 4000 मीटर। और बटे में समय कितना? 30 मिनट, 40 मिनट और 10 मिनट, यानी 80। 8 से काट दीजिए, 8 पंजे 40, 50 मीटर प्रति मिनट, यह आंसर हो जाएगा। टोटल दूरी बटे टोटल समय हमें लगाना था। सिंपल सी बात थी, कुछ बदलना था नहीं। यहां पर ज्यादा बदलने वाले जो सवाल आएंगे वो समय दूरी चाल में आपको मिल जाएंगे। यहां पर एक एवरेज
से रिलेटिव एक ऐसा सवाल था जो एवरेज में भी पूछा जा सकता है, और एक साधारण सा प्रश्न था चाल वाले दोनों टाइप के। एक बार को ये सोच सकता है कोई कि अगर डिस्टेंस इक्वल नहीं हुई, क्योंकि पिछला वाला जो हमने 2xy अपन x+y लगाया था वो कंडीशन ये थी कि डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए। जब कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान गया तो जितनी दूरी गया वापसी में भी तो उतनी ही दूरी आएगा, तो वहां पर डिस्टेंस इक्वल होती है तब हम लगाते हैं। लेकिन जब डिस्टेंस इक्वल नहीं होती तब कुल दूरी बटे कुल समय लगा देते हैं। सवाल बहुत सारे बताए थे, अलग अलग टाइप के कई सवाल हमने इसके बताए थे। चलिए 7वां जो प्रश्न है यहाँ पर इसको देखते हैं। 14 छात्राओं और उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है। 14 छात्राएं और एक शिक्षिका यानी टोटल हो गए 15। उनकी औसत आयु 15 है, मतलब 225 हो गया टोटल। शिक्षिका की आयु को घटा दें तो एवरेज भी 1 साल घट जाता है, यानी 14 लोग रह जाते हैं तो उनके एवरेज बच्चों का 14 वर्ष रह जाता है जो छात्राएं हैं, यानी कि 196। तो ओवरऑल यहाँ से शिक्षिका के हट जाने से 29 वर्ष की कमी आई। इसका मतलब जो शिक्षिका महोदया वो कितने वर्ष की थी? 29 वर्ष की थी शिक्षिका। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये वाला आंसर आपको मिल जाता है। एकदम सिंपल सा प्रश्न था, एक फ्लो में आपने कर लिया। ऐसे कॉमन से क्वेश्चन है लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसके बाद शायद चलिए इसको करते हैं पहले। 8 व्यक्तियों की औसत आयु, ये वाला सवाल भी हमने आपको बताया, बहुत ही सिंपल सा, एकदम ओरल आप कर सकते हो, जरा देर में देखते देखते आंसर आ जाएगा। 8 दूनी 16, 24, 40, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही आएगा आंसर। तो देखिए 8 व्यक्तियों का औसत 2 वर्ष बढ़ जाता है। 8 व्यक्तियों का औसत 2 वर्ष बढ़ जाता है, तो 8 का औसत अगर 2 वर्ष बढ़ेगा यानी 8 दूनी 16 वर्ष, क्योंकि औसत 2 वर्ष बढ़ रहा है। 8 में से 8 का एवरेज जो है वो 2 वर्ष बढ़ रहा है, यानी 8 दूनी 16 वर्ष का अंतर आ रहा है। और ये 16 वर्ष का अंतर कैसे आ रहा है? जब उनमें से किसी एक व्यक्ति को, 24 साल वाले व्यक्ति को निकाल दिया जाता है और उसकी जगह पे कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है जिसकी वजह से 16 साल बढ़ जाता है, मतलब 24 साल से 16 साल ज्यादा वाला व्यक्ति आया होगा। सिंपल सी बात है, 40 आंसर हो जाएगा। चलिए, सिंपल से लग रहे हैं क्या सवाल? कैसे लग रहे हैं सवाल एक बार बता दें। चलिए, एक ये सवाल आया आपके सामने, थोड़ा सा समय भी दे दूंगा आपके लिए इस सवाल को। ठीक है, यदि 700 से 1000 तक सभी संख्याएं लिखी जाएं तो ऐसी कितनी संख्याएं आती हैं जिनमें सैकड़े का अंक दहाई के अंक से तथा दहाई का अंक इकाई के अंक से बड़ा हो। थोड़ा सा टाइम तो लेंगे आप, मैं समझता हूं, लेकिन जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो को रोक करके एक बार कोशिश करिए। ठीक है, सवाल बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा सवाल है, और ये इस तरह से बताने वाला सवाल भी नहीं था जिस तरह से एक रिकॉर्डेड क्लास में आपको दिया जा रहा है। एक बेहतरीन सवाल था, सोच ही नहीं पाओगे यार इतनी देर में, जितना मुझे आगे बढ़ना ही पड़ेगा। देखिए सवाल एक बार फिर से पढ़ते हैं, क्या कहना चाहता है। 700 से लेकर के 1000 तक सभी संख्याएं लिखी जाएं तो ऐसी कितनी संख्याएं आएंगी जिनमें सैकड़े का जो अंक होगा, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े का अंक इससे बड़ा है और ये वाला अंक इससे बड़ा है। कहने का मतलब अवरोही क्रम में उसके अंक आ रहे हो। ठीक है, अब देखिए यहां पर मुझे एक बात बतानी थी, हालांकि मैं सवाल ले लूंगा, समझा दूंगा आपके लिए। देखिए ऐसा होता है, ये जो सवाल है ना थोड़ा सा लेवल एकदम अलग हटके है इसका। ये एसएससी सीजीएल या आप एसआई के लिए कह सकते हो, एसआई के लिए अच्छा सवाल है। और वैसे ये 2018 में यूपीएससी में आया हुआ सवाल है, ये आईएएस के लिए आया हुआ क्वेश्चन है। लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इतना ज़्यादा टफ भी नहीं है। लेकिन बात यह है कि आप सीधे एग्जाम में जाएं और आप सोचें कि हम ऐसे सवालों में भी कारनामा दिखाएंगे, ऐसे सवालों को भी जल्दी कराएंगे, तो आपके बस की बात नहीं है। करना पड़ेगा भाई, अगर आप पहले से करेंगे तो आपके पास वो वाली सोच होगी। कई लोग ऐसे होंगे अब तक यही नहीं सोच पा रहे होंगे आखिर मैं करूं तो करूं कैसे इस सवाल को, ये वाली सिचुएशन होगी आपके सामने। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। देखिए सवाल, जब आप किसी बड़े एग्जाम के लिए बैठेंगे और आगे आने वाले टाइम में बड़े एग्जाम ही बचे हुए हैं केवल, बाकी तो सब संविदा में जा रहे हैं, तो जब बड़े एग्जाम के लिए आप बैठेंगे तो होगा क्या, आप पहले से अगर आपने किए होंगे तो आपके पास वो वाली सोच होगी जिससे आप इसको कर सकेंगे। ठीक है, चलिए हम इस सवाल को करते हैं, बताते हैं इसका प्रोसेस क्या है। 700 से 1000 तक की संख्याओं की बात हो रही है।
चलिए एक काम करें, 700 दिया है ना, पहले 700 से 800 के बीच निकालते हैं, लेकिन हम इसे निकालेंगे नहीं, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, बहुत ही सिंपल सा है। मैं आपको बताऊंगा पहले डिटेल में और उसके बाद जरा सी देर में, 10 सेकंड से भी पहले आप आंसर को ले आओगे, लेकिन पहले थोड़ा सा समझ लो, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट बताऊंगा तो फिर सोचोगे पता नहीं कैसा हो गया, ऐसे आप कैसे सोचोगे, ये भी सोचोगे, मन में आएगा। लेकिन यहाँ पर आप समझिए पहले, जैसे हमें एक संख्या बनानी है, ऐसी संख्या, तो सबसे पहली संख्या तो हमें 710 मिलेगी, जिसमें इससे बड़ा ये और इससे बड़ा ये होगा, क्योंकि इससे पहले तो 701 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये तो उस वाली कंडीशन को फॉलो कर ही नहीं रहा है। कंडीशन क्या है कि इधर से आप कहें तो बढ़ता हुआ क्रम होना चाहिए, सैकड़े का जो अंक है वो दहाई से बड़ा, दहाई वाला अंक इकाई से भी बड़ा होना चाहिए। ये सबसे पहले कहां पर फिट हो रहा है? 710 में फिट हो रहा है। और इसके बाद अगर हम 711 लिखें तो यहां पर फिट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है भाई? क्योंकि यहां पर ये दोनों अंक कैसे हो रहे हैं? इक्वल हो रहे हैं, जबकि ये बात नहीं कही गई है। तो देखिए एक बात आपको बता दूं मैं, इसके बाद हमें कौन सी मिलेगी? 720, और फिर हमें मिलेगी 721 मिलेगी। सब बहुत से लोगों ने समझ लिया होगा इसको कि आखिर अब ये होना कैसे है। यहां हमें 1 मिला, यहां 2 मिले, आगे 3 मिलेंगे, 4 मिलेंगे, 5 संख्याएं मिलेंगी, 6 मिलेंगी। कई लोग सोच रहे हैं 7 मिलेंगी, तो गलत सोच रहे हैं, क्योंकि अगर आप 770 लिख दोगे तो फिर वो वाली कंडीशन आगे नहीं मिलेगी। ये कंडीशन आपको 700, यहां पर जब आप 6 लिखेंगे और यहां 5 लिखेंगे, 765 तक आपको मिलेगा। ठीक है, बात समझने की कोशिश करिए। यहां एक अंक, मतलब एक संख्या ऐसी मिलेगी 710 तक, फिर 720 से 30 तक मिलेगी 2 संख्याएं, 30 से 40 तक मिलेंगी 3 संख्याएं। तो इस तरह से संख्याएं बढ़ती हुई जाएंगी। ठीक है ना? तो अब देखिए, अब इस चीज को ऐसे समझिए, हालांकि हम देखिए ऐसे लिख लेते हैं जो हमारे काम आएगा अभी। अब हमें कौन सी संख्या मिलेंगी? एक तो 10 वाली हो गई, फिर 730 के आसपास हो गई, 740, 750 और 760। तो हमें संख्याएं सिर्फ कहां तक मिलेंगी? 760 वाली जो रैंक रहेगी वहां तक हमें संख्याएं मिलेंगी, इससे आगे नहीं मिलेंगी। क्लियर हो गई इतनी बात? तो संख्याएं कितनी हो गई हैं? 1 2 3 3 3 6 4 10 5 15 और 6 21। 21 संख्याएं मिलेंगी 700 से ऊपर। और भाई 800 से ऊपर की अगर बात करो ना, तो यही वाली तो एक्स्ट्रा मिलेंगी 7, यानी ये पहले आपको 21 मिली है, तो अगली बार आपको ये वाली 7 एक्स्ट्रा मिल जाएंगी। क्योंकि जब आप 800 से चलेंगे, देखिए 810 भी मिलेगा, 820 होगा, 21 होगा, यही सब बढ़ता रहेगा। और लास्ट में जाके आप अभी 765 आपको मिला था, लेकिन 800 वाली जब कंडीशन पे आएंगे तो हमें कहां तक मिलेंगी संख्याएं? 776 तक मिलेंगी। तो बढ़ते जाएंगे ना, जितना 900 पे जाएंगे तो और आगे संख्याएं बढ़ेंगी। तो संख्याएं जो है हमें किस क्रम में बढ़ेंगी? देखिए 1 2 3 4 5 6 संख्याएं यहां तक मिल रही हैं। तो अब जब 700 के बाद हम 800 वाली पे पहुंचेंगे तो 870 से ऊपर भी हमें मिलेंगी, 870 के आसपास। और जब 900 वाले पे पहुंचेंगे तो हमें मिलेंगी कहां पे? और भी आगे तक, मतलब अगली 8 संख्या हमें अगले वाले सैकड़े में और मिल जाएंगी। तो इस तरह से 36 संख्या और मिलेंगी। और इन सभी को आप जोड़ दीजिए, 8 से 14 1 15, यानी कि 85 आंसर होगा। एक ही आंसर यहां पे नजर आ रहा है। अब ये काम आप इतना सब ना करके सिर्फ यही काम करके आप छोड़ सकते थे इस सवाल को, लेकिन कब? इससे पहले भी कभी ऐसा सवाल किया हो तो। अब जो सवाल आप पहले से लगातार करते आ रहे हो कई दिनों से, उस टाइप के सवाल जरा देर में कर लेते हो। आज मैंने ये सवाल बता दिया, अब इस तरह का कोई भी सवाल अगर थोड़ा सा बदल के भी आएगा, अगर वो 600 से 900 भी पूछेगा, तो आप ये वाला जो फॉर्मूला है लगा सकते हो। कैसे लगाएंगे? यहां पर बस आपको ये समझना है कि जब ये कंडीशन दी है तो 710 एक संख्या मिली, कौन सी संख्या? जिसमें इससे बड़ा ये हो और इससे बड़ा ये हो। इसके बाद हमें 2 मिलेंगी अगले वाले दहाई में, उसके बाद 3 4 5 6। और जब हम 760 वाली लाइन में आएंगे तो 760 वाली जो लाइन रहेगी, मतलब 50 से लेकर के 60 तक, तो वहां हमें कई संख्याएं, 6 संख्याएं मिलेंगी। लेकिन जब हम 770 तक पहुंचेंगे तो हमें 770 भी जो संख्या मिली है, ये भी हमारी उन संख्या में काउंट नहीं हो पाएगी। ठीक है ना? ये उन संख्या में काउंट नहीं हो पाएगी। तो मतलब ये हुआ, हमें मिली यहां से 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 संख्या मिली। और इसके बाद अगली वाली ये वाली 7 और मिल जाएंगी अगले वाले सैकड़े में।
तो पहले 21 और 21 और 7 28 अगले सैकड़े में, और 28 और 8 36 अगले वाले सैकड़े में मिल जाएंगी। तो ये इसका एक सबसे सिंपल सा मेथड हुआ। अदरवाइज आप लिख करके देखते रहे तो 85 संख्याओं को आप लिख भी सकते हैं। अगर एक ही सवाल करना हो पूरे एग्जाम में तो आप ये काम भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सवाल अगर बना है तो सिर्फ वो इस वाले मेथड के लिए बना है। अगर इसी मेथड से करते हो तो 10-15 सेकंड में, 20 सेकंड में सवाल बहुत आराम से हो जाएगा। चलिए करना स्टार्ट करते हैं। एक सवाल आपके लिए और मिलेगा यहां पर अच्छा सा, बढ़ते हैं आगे। किसी बस में जितने यात्री सवार थे उतना ही भाड़ा गंतव्य स्थान का था। यदि बस मालिक को कुल रुपए 3844 प्राप्त होते हैं तो उस स्थान का भाड़ा क्या है। अब देखिए, जब आपने सवाल ऐसे कर रखे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसका वर्गमूल जानना चाहता है। तो जितने लोग इस बात पे पहुंच गए कि इसका वर्गमूल जानना चाहता है, मैंने लाइटली पढ़ा सवाल को, आपने सुना, और आप अगर समझ गए कि इसका वर्गमूल जानना चाहता है तो आप बता दोगे कि आंसर इनमें से ये वाला आएगा, क्योंकि 44 आ रहा है यानी 12, 50 से 12 ज्यादा, मतलब ये 62 का वर्ग हो गया। 62 का वर्ग हो गया, इतना तो कर सकते हो, इतना कई दिन से सीखते आ रहे हो। वर्गमूल पे हमने कई क्लासेस कर ली यहाँ पर, तो इतना समझ चुके होगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, लेकिन अब समझ लेते हैं भाई, डिटेल में भी समझ लेते हैं क्या कहना चाहता है। ये यात्री हैं और कह रहा है कि जितने यात्री हैं उतना ही भाड़ा है। अगर मान लो 20 यात्री हैं तो 20 रुपया भाड़ा है, तो इस तरह से रुपया कितना इकट्ठा हो जाएगा, x², और ये रुपया किसके बराबर हो जाएगा, 3844। तो कहने का मतलब सिर्फ यही तो जानना चाहता है कि 3840 का वर्गमूल क्या आएगा, यही तो जानना चाहता है। और 3840 का वर्गमूल क्या आएगा ये आप कई दिन से सीखते आ रहे हो। 44 आ रहा है लास्ट में, सबसे पहले तो ये 12 ज्यादा वाला या 12 कम वाले का होगा, और ये लगभग है क्या, देखिए ये 3600 के लगभग आप मान लो। तो 3600 किसका वर्ग होता है, 60 का। ये 3600 से थोड़ा ज्यादा है, तो 60 से थोड़ा ज्यादा कितना होगा, 62, जो कि 50 से 12 ज्यादा भी होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो कलम कम चलेगा, कलम कम चलेगा तो घड़ी तेजी से नहीं दौड़ेगी, ये मान के चलिए। कलम ज्यादा चलाएंगे टाइम ज्यादा निकल जाएगा। अगला सवाल यहां पर देखिए, किसी पार्टी में प्रत्येक पुरुष तथा प्रत्येक महिला ने उतने ही उपहार दिए जितने क्रमशः उनकी संख्या थी। मतलब जितनी संख्या थी, जैसे पुरुषों की संख्या जितनी थी उन्होंने उतने ही उपहार दिए, जितनी महिलाओं की संख्या थी उन्होंने अपनी संख्या के इक्वल उपहार दिए। सपोज कीजिए 20 महिलाएं थी, सपोज क्या करना है, दे रखा है 26 महिलाएं थी, तो 26 का स्क्वायर, 26 महिलाएं, तो हर महिला ने, प्रत्येक ने, ठीक है, प्रत्येक पुरुष तथा प्रत्येक महिला ने, अगर 26 महिलाएं हैं तो हर महिला 26 उपहार लेकर के आई थी। तो 26 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, कितना होगा, 676। और पुरुषों का पता नहीं कितनी संख्या थी, तो पुरुषों का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, पुरुषों की जो भी संख्या होगी, और बराबर क्या मान लेंगे, 1405। कह रहा है कि कुल उपहार 1405 पाए गए। तो अब देखिए x² बराबर क्या हो जाएगा, ये 676 को इधर ले चलो यहाँ से, 15 से 6 गया तो क्या बचने वाला है, यहाँ से 15 से 6 गया 9, और यहाँ 9 रह गया, 9 से 7 गया तो 2, और ये बचा 729। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 29 नहीं 27, 27 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 729। तो समझ लीजिए कि महिलाएं थी 26 और पुरुष थे यहाँ पर 27। क्लियर हो गया। तो ये एक ऐसा प्रश्न था जिसमें पाइथागोरस टाइप का वो लग रहा था कि दो वर्गों का, दो संख्याएं हैं, उनके वर्गों का योग किसी तीसरी संख्या के इक्वल है, बस यही करना था आपको। तो केवल वर्ग आपको याद होना चाहिए था और आपका आंसर यहां से मिल जाएगा। देखिए कुछ आयु संबंधी सवाल यहां से स्टार्ट हुए। मैं अपने पुत्र से 3 गुनी आयु का हूं। अब देखिए, और कह रहा है हम दोनों की आयु का योग कितना है। अच्छा, ये पूछा है कि हम दोनों की आयु का योग कितना है, और ये कह रहा है कि मैं अपने पुत्र से 3 गुना हूं, यानी कि अगर पुत्र 1 है तो मैं 3 हूं, यानी हम दोनों लोग कितने हिस्से हैं, 4 हिस्से के बराबर है। अगर बेटा 1 हिस्सा है तो मैं 3 हिस्सा हूं, यानी कि दोनों लोग मिलकर के हम कितने हैं, 4 हिस्से के बराबर है। तो इसके 4 हिस्से कर लो, 1 16 हो जाएगा, सॉरी 12 चौका 48, यानी 1 12 हो जाएगा, 1 12 तिया 36 हो जाएगा। इसके भी हिस्से कर लो 4, तो 1 15 हो जाएगा, 1 15 तिया 45 हो जाएगा। इसके भी कर लो, 18 चौका 72 होता है, 1 18 और 1 18 तिया 54 हो जाएगा, ठीक है ना। 64 यानी 1 16 और 1 16 तिया 48 हो जाएगा। छोटा वाला बालक होगा, बड़े वाले पिताजी होंगे, ये तो सबको समझ में आ रहा होगा। अब क्या कह रहा है,
15 साल बाद मैं अपने पुत्र से दुगना हो जाऊंगा। 15 साल बाद। अब देखिए ये पिताजी हैं, 15 साल बाद ये कितने होंगे? 51 साल के। ये किसके दुगने होंगे? ये तो किसी के सीधे सीधे दुगने भी नहीं हो रहे हैं, तो फिर ये वाला आंसर नहीं होगा। ये देख लो 15 साल बाद ये जो 54 है ना, 54 15 साल बाद कितना हो जाएगा? 69। 69 किसका दुगना होगा? किसी का भी नहीं। ये 15 साल बाद कितना हो जाएगा? 60। ये 15 साल बाद कितना हो जाएगा? 30। देखो दुगना हो रहा है, हो रहा है, तो आंसर हो गया। आगे बढ़े, समझ में तो आ गया होगा। सी वाला ऑप्शन है 60 है। 60 को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया, एक हिस्सा पुत्र और 3 हिस्से पिता। अब इसके बाद क्या हुआ? 15 साल बाद ये 60 हो जाएगा, 15 साल बाद ये 30 हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि 15 साल बाद पिता जो है वो अपने पुत्र का दोगुना हो जाता है। और देखिए यहां से दोगुना हो भी गया। अगला एक सवाल और, 5 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी 5 साल बाद, जबकि 5 साल पहले वह अपने पुत्र की आयु का 4 गुना था। तो वर्तमान में पिताजी की आयु क्या है? अब देखिए 3 गुनी होगी 5 साल बाद। समझने वाली बात है, बड़ा सिंपल सा सवाल है। 5 साल बाद ये 40 होगा, किसी का 3 गुना हो सकता है? नहीं। ये 5 साल बाद 50 होगा, ये किसका 3 गुना होगा? किसी का नहीं। ये 5 साल बाद 55 हो जाएगा, किसका 3 गुना होगा? किसी का भी नहीं। तो आंसर तो एक ही बचा है, लगाना ही पड़ेगा। यही अकेला ऐसा है जो 5 साल बाद 90 होगा और ये 30 का 3 गुना भी होगा। चाहे तो आप आगे चेक करिए, 5 साल बाद ये 90 हो जाएगा और ये किसका 3 गुना होगा? 30 का। यानी वो व्यक्ति आज कितने का होगा? 25 साल का। एक 25 का होगा, एक 85 को होगा। तभी तो 5 साल बाद ये 30 और 5 साल बाद ये 90 हो जाएगा और 3 गुना हो जाएगा। क्लियर? तो ऐसा आगे फिर एक और कंडीशन दी है, उसे भी चेक कर लो। हालांकि ये सब चीजें हम इसलिए कर रहे हैं कि कोई और अगला सवाल आए वहां पर दिक्कत ना आए। हमारा आंसर तो आ चुका है, बहुत देर का आ गया है। फिर कह रहा है जबकि 5 साल पहले अपनी आयु का 4 गुना था। बिल्कुल ठीक है। 5 साल पहले ये 80 था, 5 साल पहले ये 20 था। एक 80 एक 20 हो गया 4 गुना। ठीक है, सवाल में कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल सा सवाल है। तो जितने चैप्टर हमने पढ़ रखे थे उन्हीं से रिलेटिव हमने इन क्वेश्चंस को रखा है यहाँ पर। और जिन लोगों ने अच्छे से पढ़े होंगे उनको समझ में आ रहा होगा, बहुत बेहतर से समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल है यहाँ पर हमारे सामने, विवाह के समय एक आदमी अपनी पत्नी से 6 साल बड़ा था। ये देखो 6 साल बड़ा, ये देखो 6 साल बड़ा, ये भी 6 साल बड़ा और ये भी 6 साल बड़ा। ठीक है, आगे कह रहा है 6 वर्ष बड़ा था, परंतु विवाह के 12 साल बाद वह अपनी पत्नी की आयु का 6/5 गुना, विवाह के 12 साल बाद उसकी आयु अपनी पत्नी की आयु की 6/5 गुना थी। ठीक है, आयु थी 6/5 गुना। तो एक काम करते हैं, पहला ऑप्शन यहां रखा हुआ है उसको ले लेते हैं। समझना तो स्टार्टिंग से ही पड़ेगा। 12 साल बाद ये 36 हो जाएगा और 12 साल बाद ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अगर आज की वर्तमान आयु अगर 18 और 24 है पति पत्नी की, तो 12 साल बाद ये 36 हो जाएगा, 12 साल बाद ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। फिर ये कह रहा है कि 12 साल बाद क्या होता है? पत्नी की आयु का 6/5। तो पत्नी ये है, इसकी आयु का 6/5 निकालो जरा, कितना हो रहा है? 6 6 36 किसके बराबर हो रहा है? पति के बराबर हो रहा है। यही तो कह रहा था कि 12 साल बाद क्या होता है? पति की जो आयु है वो पत्नी की आयु के 6/5 गुनी हो जाती है। तो पत्नी की आयु का 6/5 निकाला, पति की आयु के इक्वल आ गया। तो समझ लीजिए हमारा आंसर ये सही हो गया। अगला सवाल देखते हैं क्या है। एक मां की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। पूछा क्या है? तो पुत्र की आयु क्या है? ठीक है, एक मां की आयु। अच्छा, इसमें कुछ ये और भी आगे पिताजी भी शामिल कर रखे हैं, इसमें पिताजी भी शामिल कर रखे हैं। चलिए एक काम करते हैं, जब पिताजी भी शामिल हैं तो एक तरफ अलग से लिख लेते हैं इनके ऑप्शंस को। ये हो गया पुत्र और ये हो गई माताजी। माताजी कितनी है? एक माँ अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। अगर 3 गुनी है तो माँ कितनी होगी? 45 की। ये वाली माँ 30 की, ये वाली 36 की और ये वाली माताजी होंगी 54 साल की। फिर उसने क्या बोला है कि 5 वर्ष पहले पुत्र अपने पिता का 1/6 था तथा
उसका पिता माताजी से 5 वर्ष बड़ा हो। यानी कि जो पिताजी हैं वो माताजी से कितने बड़े हैं? 5 साल। तो ये 50 हो गए, 35 हो गए। ये बिल्कुल मत सोचना कि ये बहुत ज़्यादा टफ हो रहा है। आपने करा ही क्या, बच्चों वाला काम कर रहे हो अभी तक। तो ये इसका 3 गुना कर दिया, इसमें 5-5 जोड़ के इधर लिख दिया और आंसर आ भी गया, ये समझ लो। अब कुछ भी नहीं करना है। क्या कह रहा है वो? 5 साल पहले पुत्र अपने पिता का 1/6 था। तो देखिए 5 साल पहले इनका 1/6 तो निकलने से रहा, निकलेगा भी नहीं। 5 साल पहले इसका 1/6 निकल सकता है, 5 साल पहले इसका भी 1/6 निकल सकता है, और 5 साल पहले इसका भी 1/6 निकल सकता है। तो इनको अभी हम निकालेंगे। देखिए 5 साल पहले ये कितना होगा? 30 हो जाएगा। 5 साल पहले 30, और ये 5 साल पहले कितना होगा? 5। तो इसका 1/6 करें तो कितना आएगा? यानी कि 10 वाला आंसर हमारा सही है। बस हो गया, समझ लीजिए। अब इसको हटा देते हैं, ये तो फालतू हो गया हमारे लिए। क्या था? दोबारा से लेते हैं इस चीज के लिए, दोबारा समझते हैं। पुत्र 10 साल का है तो माताजी 3 गुनी है, और पिताजी 5 साल माताजी से बड़े हैं। ठीक है। उसने कहा 5 साल पहले, तो 5 साल पहले पिताजी 30 के, 5 साल पहले बेटा 5 का। तो ये कह रहा है कि 5 साल पहले क्या होता था कि पिताजी का 1/6 अगर हम निकालें तो पुत्र के बराबर होता था। हो गया बराबर? आंसर यही हो गया। पूरे चैप्टर में हमने आपको यही सिखाया था जब ये चैप्टर पढ़ाया था कि सारे सवाल हम ऑप्शन से ही करेंगे, और देखिए सारे लगभग सवाल ऑप्शन से कर रहे हैं हम इस चैप्टर के। अगला सवाल एक और आ जाता है। एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 2 गुनी है। पूछा है पिताजी की आयु बताइए। तो ये लो, हमने पिताजी की आयु को एक साइड में लिख लिया, 60 और 55। एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी है। अगर देखिए ये पिता है तो पुत्र 15 साल का हो सकता है, 25 का हो सकता है, 30 का हो सकता है, और ये नहीं हो सकता क्योंकि इसका सीधा सीधा आधा नहीं हो रहा है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी बच्चा क्या 27.5 साल का हो ही नहीं सकता, कोई व्यक्ति हो सकता है, लेकिन जनरली नहीं होता है, जनरली नहीं होता है। ठीक है। सवालों में ऐसा बहुत मुश्किल से, रेयर केस में कभी कभार किसी अच्छे लेवल पे मिल जाता है। तो आप पहले तो यही मान के चलेंगे कि यहाँ पर सीधा सीधा वर्ष दिया होगा, 15.5, 17.5, 27, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा मान के ही चलिए 99.9% ऐसा ही होता है। इस तरह के जवाब सही नहीं निकलते हैं। तो ये वाले सवाल हो सकते हैं। आगे फिर ये क्या कह रहा है? 10 वर्ष बाद पिता की आयु छोटे पुत्र के से 3 गुनी हो जाएगी। अब ये छोटा पुत्र भी आ गया इसमें, लेकिन हाँ एक बात उसने और कह दी, छोटा पुत्र, यानी ये तो है बड़ा और छोटा वाला एक पुत्र और है। फिर उसने एक बात ये बोली है, दोनों पुत्रों की आयु का 15 साल अंतर है। तो ये वाला आंसर तो हो नहीं सकता क्योंकि यहां पर छोटा वाला पुत्र तो है ही नहीं, 0। ठीक है। अब देखिए, क्योंकि और हम 10 साल आगे पीछे जाएंगे तो फिर नहीं बनेगा। तो यहां पर ये वाला पुत्र हो सकता है कितने साल का? 10 साल का, क्योंकि 15 साल छोटा, और ये वाला पुत्र हो सकता है 15 साल का। इन दोनों में से ही हमारा एक आंसर निकलेगा, बाकी 2 आंसर तो हमने हटा दिए। अब ये क्या बोल रहा है? 10 साल पहले छोटे पुत्र से 3 गुना हो जाएगी। 10 साल पहले छोटे पुत्र से 3 गुना। अब देखिए 10 साल पहले, सॉरी 10 साल बाद है, 10 साल बाद। तो देखिए ये है छोटा पुत्र, ये है पिताजी, और ये है बड़ा पुत्र। तो 10 साल बाद ये वाला पुत्र कितने का हो जाएगा? 20 का। ये 10 साल बाद कितना हो जाएगा? 60 का। देखिए छोटे वाले का 3 गुना हो गया। बस यही आंसर हो गया। क्लियर? दोबारा चाहे तो दोबारा समझ लीजिए। 50 साल के पिताजी लिए थे, बेटे के दुगने थे, 25 साल हो गया उसकी आयु। छोटा वाला जो भाई है वो 15 साल छोटा था उससे, तो ये 10 साल का हो गया। अब आगे क्या बोला? 10 साल बाद। तो ये 10 साल बाद 20 के होंगे और ये 10 साल बाद 60 के होंगे। तो कह रहा है 10 साल बाद पिताजी जो है वो छोटे वाले पुत्र से 3 गुने हो जाएंगे। तो पिताजी की आयु कौन सी हो जाएगी? 50 वाला आंसर यहां से सही हो जाएगा। ये आप जितने सवाल देख रहे हो ना यहाँ पर, ये यूपीएसआई में या सीजीएल में ही आए हुए हैं ज़्यादातर सवाल, यूपीएसआई और सीजीएल में। और इसके अलावा इसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो यूपीपी कांस्टेबल के लिए भी आए हुए भी हैं इसमें। देखिए अगला सवाल क्या है हमारे सामने। अगला एक सवाल है कि किसी व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुना है।
पुत्र की वर्तमान आयु यहाँ पर दी हुई पूछी हुई है। तो देखिए पुत्र अगर 30 का है, 14 का है, 10 का है और या फिर 20 का है। अब देखिए एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके पुत्र से 4 गुना है, तो यानी कि पिताजी हो सकते हैं 120 साल के, या फिर ये वाले पिताजी हो सकते हैं कितने 56 के, ये वाले 40 के और ये वाले पिताजी 80 साल के हो सकते हैं। ठीक है ना। किसी व्यक्ति की आयु अपने पुत्र से 4 गुना है, बिल्कुल ठीक है। पुत्र की आयु पूछी गई है और पुत्र की आयु इनमें से कोई होगी, तो उसके 4 गुने कौन हो जाएंगे, पिताजी। ये वाले पिताजी तो दिखाई नहीं दे रहे धरती पे, कहीं निकल लिए होंगे। चलो खैर देखते हैं। 20 वर्ष पश्चात वह अपने पुत्र की आयु से केवल दुगना आयु का हो जाएगा। 20 वर्ष बाद वो अपने पुत्र से सिर्फ दुगना होगा। तो देखो 20 साल बाद दुगना होगा, ये वाला आंसर बिल्कुल सही जा रहा है। देखिए 20 साल बाद ये 60 बनेगा, 20 साल बाद ये 30 बनेगा, तो कितना हो गया, 2 गुना हो गया। तो 10 वर्ष वाला आंसर हो गया। इसके पिताजी तो निकल लिए। क्लियर है ना। बहुत ही आसान सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप पीछे आपने अगर क्लासेस ली हुई हैं तो ये एकदम आपके लिए बहुत ही आसान सा लग रहा होगा, हवा में कर रहे होगे, बहुत आसानी से कर रहे होगे सारे सवालों को। 2 व्यक्तियों की आयु में 20 वर्ष का अंतर है। 2 व्यक्तियों की आयु में 20 वर्ष का अंतर है। ये भी 20, यहाँ भी 20, यहाँ भी, और यहाँ पर 20 नहीं है, ऐसे घटा दो। आगे कह रहा है यदि 5 वर्ष पहले बड़े की आयु छोटे वाले की आयु से 5 गुनी थी, 5 साल पहले 5 गुनी थी, ये लो आंसर हो गया। 5 साल पहले 25, 5 साल पहले 5, कितना हो गया, 5 गुना हो गया। एकदम बच्चों वाले सवाल लग रहे होंगे। जिसने भी पहले कर रखा है इस चैप्टर को उसे बहुत आसान लग रहा होगा। एक सवाल देखिए, बहुत प्यारा सा सवाल आया आपके सामने, CGL का सवाल है ये। यदि m एक सम संख्या है, देखिए यहां पर दोनों ही m एक जैसे हैं, कोई तर्क मत करना कि एक स्मॉल है एक बड़ा वाला है, कैपिटल M है, दोनों में तो अंतर होता है, तो एक ही m है, कोई दिक्कत नहीं। यदि m एक सम संख्या है तो m² - 1 गुणनफल है। किसका गुणनफल है ये पूछा जा रहा है। अब देखिए m की जगह पे आप सम लगा दो, m² - 1 है ना, तो m की जगह पे सम लगाओ, यानी जब 2 लगाओगे तो ये क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर, 4 - 1 3, और 4 लगा लो तो 4 का स्क्वायर 16 - 1 कितना बनेगा, 15। फिर 6 लगा लो तो कितना बनेगा, 6 का स्क्वायर 36 - 1 35 बनेगा। चलो मन कर रहा है तो 8 भी लगा लो, 8 का स्क्वायर 64 - 1 क्या बनेगा, 63। देखते हैं इनमें क्या खासियत है ऐसी जो हम आंसर को दे सकते हैं। यहां से देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है क्या 2 सम संख्याओं का गुणनफल है। ये जो गुणनफल है किसका, 2 क्रमिक सम संख्याओं का, पूर्ण संख्याओं का। ये डबल डबल पूर्ण संख्या लिख दिया गया, कोई बात नहीं, आंसर उनमें से है भी नहीं। या फिर विषम संख्याओं का, तो इसमें आंसर आपको मिल चुका होगा विषम संख्या, क्योंकि हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 गुणा 3, 2 विषम संख्या होगी क्रमिक, इसको हम 3 गुणा 5, 2 क्रमिक हो गई, 5 गुणा 7 ये भी क्रमिक हो गई, 9 7 63 ये भी देखिए दोनों क्रमिक विषम संख्याएं हो गई। तो ये एक जो आपका संख्या पद्धति वाला चैप्टर है, या आप कह सकते हो संख्याओं पर आधारित जो प्रश्न होते हैं उससे रिलेटिव क्वेश्चन है, और एक अच्छा प्रश्न है जो कि बनाए हुए प्रश्नों में से ही शामिल होता है। इस तरह के प्रश्न जरूरी नहीं होता कि सेम प्रश्न आपको मिलेगा, लेकिन कुछ भी थोड़ा बहुत बदल करके जिसमें कोई कंडीशन एक फिट हो रही होती है उसको रख दिया जाता है। ये प्रश्न भी मैंने आपको पहले रखा हुआ है आपके सामने, और ये प्रश्न कई बार आया हुआ है, बस इसीलिए यहाँ पर भी रख दिया। क्या पूछा जा रहा है, किसी 2 अंकीय संख्या में उसके अंकों को पलटकर लिखने पर बनी संख्या का योगफल सदैव किससे विभाजित होगा। ये सिर्फ ये कहना चाहता है, जैसे कोई संख्या है मान लीजिए 12, पलट करके बना दिया 21 और योगफल आ गया 33, तो हमेशा किससे कटेगा ऐसा योगफल, 11 से कटेगा। कोई भी संख्या ले लो, आपने कहा नहीं हम 53 लेंगे, तो ठीक है 53 का उल्टा कर दो 35 हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो 88 हो जाएगा। किससे कटेगा, 11 से कटेगा। तो ये एक नियम होता है, नियम होता है कि किसी भी 2 अंकों वाली संख्या को अगर हम पलट करके लिख देते हैं तो एक नई संख्या जो मिल जाती है, अगर उन दोनों का हम योगफल करें, अगर उन दोनों का हम योगफल करें तो वो हमेशा 11 से कट जाता है। और देखिए उनका जो डिफरेंस होता है, चलो एक सवाल यहां से देखो ये भी बना लेते हैं। इसी सवाल में अगर ये कह दिया जाए कि उनका डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस किससे कटेगा हमेशा, तो देखिए जैसे हमने 12 बनाया, 12 का 21 हो गया। अब इन दोनों का जो हम अंतर लेंगे वो कितना आएगा,
9 आया तो 9 से कटेगा। आप कोई बड़ी संख्या 35 लिया था, 53 हो गया, दोनों का अंतर क्या आएगा 18, तो भी देखिए 9 से कटेगा। ठीक है, तो योगफल हमेशा 11 से कटता है, अंतर जो आता है वो हमेशा 9 से कटता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है 2 अंकीय संख्या के लिए है, कहीं ये 3 अंकों वाले में लगा के एक दिन मुझे व्हाट्सएप मत कर देना, सर जी आपने एक बार बताया था और देखिए ये यहाँ पर तो फिट नहीं हो रहा है। लेकिन 2 अंकों की संख्या में आप कहीं भी लगाएंगे तो फिट हो जाएगा। भले ही आप ऐसा कर लो, अगर मन में आ रहा है कुछ कि नहीं हम तो 10 और 0 1 लगाएंगे तो लगा लो, अंतर 9 आएगा, योगफल 11 आएगा, ये 9 से कटेगा, ये 11 से, जैसे भी चाहो 2 अंकों की कोई भी संख्या मान सकते हो। ठीक है, अच्छा ये जो सवाल आया था आपके सामने, ये यहाँ पर डबल दे दिया, ये वाला दिखने में बड़ा छोटा सवाल लग रहा है, लेकिन देखिए सवाल में क्या है, और ये हमारा आखिरी सवाल है इस क्लास का, आखिरी प्रश्न है ये। इसके बाद वाला जो प्रश्न है उसको हम पीछे ले चुके हैं, वो डबल लिखा गया है। ये हमारा आखिरी प्रश्न है, 21 क्वेश्चन है यहाँ पर। तो अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा समय दे देते हैं इस क्वेश्चन के लिए और समझ लेते हैं। 300 तथा 500 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं होंगी जिनमें 4 केवल एक बार आएगा? 4 केवल एक बार। अब तक आपने एक सवाल तो किया होगा कि 1 से लेकर के 100 तक लिखें तो 4 कितनी बार आता है, तो 4 आएगा 20 बार। इसका भी यूज होगा इस सवाल में। वो सवाल वो जमाना पुराना हो गया, ये थोड़े से बड़े लेवल पे एक अच्छा सा सवाल और बन के आ गया आपके सामने। एक सवाल था ये, मैंने आपको बताया था कि अगर वो 2 से लेकर के 9 तक के किसी भी अंक को पूछता है तो हमेशा 20 बार आएगा, और अगर 1 को पूछता है कि 1 कितनी बार आएगा तो 1 कितनी बार आता है, नहीं 1 आएगा 21 बार। और अगर पूछा जाता है कि 0 कितनी बार आएगा तो 0 आता है 11 बार। बेटा 24 वाला जो हमने सवाल बताया ना वो गुणनफल में बताया था। ठीक है, ध्यान रखना यार, ऐसी गलती करके मत आना जिसको हम हर चौथे पांचवें दिन एक सवाल को ले लेते हैं, उसी टाइप की गलती कतई करके मत आ जाना यहाँ पे। चलो, 300 तथा 500 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें 4 केवल एक बार आएगा? अब देखिए 300 से 400 हम 1 से लेकर 100 तक लिखते हैं, ऐसे ही हम 300 से लेकर के 400 तक लिखेंगे तो 4 केवल एक बार आएगा। सबसे बड़ी बात यह कि 4 आता कितनी बार है, 20 बार, तो यहां पर भी 20 बार ही आना चाहिए। 4 कितनी बार आएगा, 300 से लेकर के 400 तक कितनी बार आएगा, 300 और इसके बीच कह रहा है, मतलब 301 से, हालांकि 300 करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 301 से लेकर के 400 तक 4 कितनी बार आएगा, जनरली 20 बार आता है ना। 4 कितनी बार आएगा, 20 बार आता है ना। ठीक है, जनरली 20 बार आता है ना यहां तक। ठीक है, अब देखिए अगर 20 बार आता है तो यहां पर कितनी बार आएगा, 4 कितनी बार आता है, तो 4 आता है 20 बार और यहां आपको मिलेगा 21 बार। ठीक है, लेकिन उस 21 में हम तो यहां पर संख्याओं की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहां हम 400 को भी शामिल करेंगे। तो यहां पर आप कह सकते हो कि 300 से लेकर 400 तक अगर हम देखें तो 4 कितनी बार आएगा, यहां पर ये 21 बार आ जाएगा। 20 बार आता है जनरली, लेकिन 100 जो होता है ना, हम 100 में 2 से लेकर के 9 तक की, मैंने अभी आपको बताया 2 से लेकर के 9 तक की जो संख्या होती है ये 20 बार आती हैं। तो वो हम क्यों कह रहे थे, क्योंकि 1 से लेकर 100 तक की हम बात कर रहे हैं ना। यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, और हमने लिया 2 से लेकर के 9 तक, लेकिन यहां हम बात 4 की कर रहे हैं और यहां लास्ट में भी 4 आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम 300 से लेकर के 400 तक की संख्या लिखेंगे तो हम 21 टाइम्स क्या लिखेंगे, 21 बार हम यहां पर लिखेंगे 4। लेकिन उसने कुछ और पूछा है, उसने कहा है ऐसी संख्या जिनमें 4 केवल एक ही बार आ रहा है, तो इसमें एक संख्या आ रही होगी 344। आप उस 21 में इन दोनों 4 को गिन रहे हो, उस 21 में आप दोनों 4 को गिन रहे हो, तो अब तक आपको संख्याएं सिर्फ कितनी मिली हैं, ये बात आ गई समझ में। क्योंकि अब तक आप इस संख्या में आप गिन रहे हो ना, हर संख्या में, जैसे आपने गिना 314, तो ये एक संख्या हुई आपके लिए, पूरी एक संख्या हुई। ऐसे ही आपने 344 में 2 बार 4 आपने गिन लिया और आपने कहा कि 21 बार 4 आएगा। लेकिन ये वाले दोनों तो आपको हटाने पड़ेंगे, ये पूरी संख्या ही हटानी पड़ जाएगी। आपके पास संख्या सिर्फ कितनी बची, 19 संख्या बची है, जिनमें 4 कितनी बार आएगा, सिर्फ एक बार 4 आएगा। ठीक है ना। तो 19 संख्याएं कहां तक हो गई है, ये हो गई 400 तक।
400 तक। अब हम बात करते हैं कहां से, 401 से लेकर के 500 तक। 4 कितनी बार आएगा, तो देखिए ये टोटल संख्याएं कितनी बनेंगी, यहां तक टोटल संख्याएं कितनी बनेंगी, टोटल 100 संख्याएं हैं ये टोटल 100 है। लेकिन उसने क्या बोला है हमें, उसने हमें ये बोला हुआ है 500 के बीच, यानी कि 499 तक। तो यहां तक ये टोटल संख्याएं हैं कितनी, ये सिर्फ 99 संख्याएं ही तो होंगी। बहुत बारीकी से करने वाला सवाल है, ये रख दिया था, बहुत दिन से आप लोग सोच रहे होंगे अच्छे अच्छे सवाल नहीं रख रहे, रख दिया यहां पे। तो देखिए 401 से लेकर के 499 तक, क्योंकि बीच कहा हुआ है तो संख्याएं कितनी आएंगी, 99। लेकिन मुझे एक बात बता दो, कोई भी संख्या, अभी हमने 19 निकाला था ना, 19 हमने क्या निकाला था, जिसमें 4 केवल एक बार आएगा। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां तो 19 बार ऐसा होगा कि 4 डबल आएगा। यहां 19 बार ऐसा होगा क्योंकि शुरुआत से ही हम 401, 402, 404 नहीं लेंगे, 403 लेंगे, 405, 406, 407, 413 तक लेंगे, 414 नहीं लेंगे। तो हम 99 में से यही 19 संख्याएं जो रिपीट होंगी ना, जैसे हमने यहां 314 लिया, अब 314 के बदले में यहां क्या बनेगा, 414। तो हम इसको तो ले ही नहीं सकते, इससे हम ले ही नहीं सकते, क्योंकि यहां पर 2 बार 4 आ रहा है, हमें 1 बार 4 लेना है। तो इन 99 में से 19 संख्याएं ऐसी रहेंगी, हमें देखिए 300 से 400 का निकाला हमने, उसी में हमें हिंट मिल गई कि 19 संख्याएं ऐसी भी रहेंगी जिनमें 4 डबल आ जाएगा, क्योंकि वो 400 से शुरू हो रही है। हर संख्या में 4 इनबिल्ड होगा, हर संख्या में अंदर 4 होगा। इसका मतलब ये हुआ इन 99 में से ये 19 घटा दो तो 80 संख्याएं ऐसी बचेंगी 400 से लेकर के 499 तक। ओवरऑल 99 संख्याएं ऐसी रहेंगी 300 से लेकर के 500 के बीच, जिनमें केवल एक बार 4 आएगा। एक बेहतरीन सवाल था। क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताइए, और अगली क्लास में मिलेंगे। अगला जो सेट रहेगा, अगले सेट में भी मैंने बहुत अच्छे कुछ प्रश्न रखे हुए हैं, जिसमें आपका एसएससी सीजीएल हो गया, लेखपाल का भी कोई एग्जाम इतना हलवा नहीं आता, बहुत सिंपल नहीं आता। अगर किसी ने ध्यान दिया हो या पेपर दिया हो, प्रैक्टिस सेट कभी उठा करके देखा हो, तो 2016 का एक एग्जाम, 2015 में एक एग्जाम हुआ था चकबंदी लेखपाल का, अगर आप पेपर उठा के देखेंगे तो बहुत अच्छा लेवल था, बहुत ही टफ प्रश्न पत्र था वो। तो आपको हर तरह के प्रश्नों को पढ़ना पड़ेगा, क्या पता किस तरह का प्रश्न पत्र आपके सामने आएगा। हालांकि ये जो सवाल थे, 2-3 जो सवाल हमने यहाँ पर थोड़े से टफ लेवल का लिया था, ये सवाल पुलिस कांस्टेबल वगैरह लेवल के तो नहीं है, किसी कीमत पे नहीं आने चाहिए ऐसे सवाल। लेकिन बाकी एग्जाम में ऐसे सवाल आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एसआई के लिए तो अच्छा है, एसआई का लेवल भी अच्छा है, तो एसआई के लिए प्रश्न भी अच्छा है। चलिए ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।